नमस्कार, सत श्री अकाल। सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी के प्रीलिम्स एक्सप्रेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं प्रीलिम्स की कहानी को। एमसीक्यूज को समझते हैं। आज का पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालिदास की रचना नहीं है। यानी कि इसमें से 3 कालिदास की रचनाएं हैं, एक नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, तीनों फेमस रचना है कालिदास की। सही उत्तर होगा डी, यानी कि ये लीलावती कालिदास की रचना नहीं है। एक्सप्लेनेशन को समझते हैं थोड़ा सा। कालिदास की 7 मेजर यानी कि 7 प्रमुख रचनाएं हैं, जिसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य। नाटक में कौन कौन सा आता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। यानी कि 3 ग्रंथ इनके नाटक में है, 2 ग्रंथ रघुवंशम और कुमार संभवन महाकाव्य में है, और 2 अलग जो बचे हैं 7 में से 2 ये हैं खंड काव्य में। कौन कौन से? मेघदूतम और ऋतु संहारम। इनकी कुछ और भी कई सारी रचनाएं हैं, लेकिन छोटी छोटी उतनी जो फेमस है उसमें से उत्तर कालामृतम और ऋतुबोधम, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं अन्य, है ना। तो मेन जो आता है 7, ये अक्सर पूछा जाता है खासकर कल्चर वाले सेक्शन में, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है पॉक्सो, POCSO। पॉक्सो क्या है? एस, है ना। तो पॉक्सो के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बताइए पॉक्सो क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने वाला कानून। दूसरा, महिलाओं को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने वाला कानून। तीसरा, ट्रांसजेंडर यानी कि बच्चों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर किससे संबंधित है, या फिर नार्कोटिक्स विरोधी कानून है। यदि आप पॉक्सो सुने होंगे तो पॉक्सो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है जो उन्हें यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। पॉक्सो का पूरा नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, है ना। 2012 में ये कानून बना था, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ये कानून जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि बच्चों में लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं। और मजे की बात इसमें क्या है कि 18 साल से कम उम्र के हर एक व्यक्ति को भारत में बच्चा माना गया है। यानी यदि कि आप अगर 18 साल के होंगे नहीं, बट यदि आप 18 साल से कम हैं तो आप अपने आप को बच्चा मान सकते हैं, बालक मान सकते हैं, चिल्ड्रन मान सकते हैं। क्योंकि जो चिल्ड्रन का ये है, ये 18 साल से कम उम्र वालों के लिए है, बिलो 18 का, ठीक है। तो ये है इसमें। और इसमें क्या है, मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की गठन करने का प्रावधान है। साथ में 2019 में इसमें संशोधन कर कुछ मामलों में मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, इनमें से कौन जारी करता है, किसके द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ऑप्शन डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा, यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी ऑफिस द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि वित्त मंत्रालय अक्सर इस तरह के रिपोर्ट्स नहीं जारी करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के कुछ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ये वाला इससे नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी ये नहीं है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली फाइनेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो थोक मूल्य सूचकांक जो होलसेल प्राइस यानी कि थोक में जो वस्तुएं बिकती हैं उसके प्राइस में उतार चढ़ाव को संकलित किया जाता है। इसमें कौन करता है काम? आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का। तो सही उत्तर है डी, ठीक है, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। अब आते हैं, ये मैंने बता ही दिया, भारत में मुद्रास्फीति का एक प्रमुख संकेतक है थोक मूल्य होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। आते हैं चौथे सवाल पे। हाल ही में न्यूज में रहे संविधान का अनुच्छेद 240। दोस्तों यदि आप अखबार पढ़ते होंगे तो ये न्यूज रिसेंट में पिछले 8-10 दिन से काफी चर्चा में था, अनुच्छेद 240। अब बताइए इसमें से कौन किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची, राज्यसभा द्वारा उपसभापति को हटाया जाना, राज्यसभा से संबंधित संसदीय अस्थायी समितियां, या फिर कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। सही आंसर है डी। मैं बार बार कहता हूं अखबार जरूर पढ़ें, पूरा अखबार नहीं पढ़ पा रहे हैं दिन में 1 घंटा, एटलीस्ट 2-2.5 न्यूज, 2-3 न्यूज जरूर पढ़ें, एक आध संपादकीय पढ़ें, लेकिन डेली अखबार जरूर पढ़ें। 5 मिनट 10 मिनट में एक न्यूज हो जाता है कंप्लीट। ट्राई करें 1-2 न्यूज कम से कम पढ़ें। कारण ये था, अनुच्छेद 240 चर्चा में था, चंडीगढ़ को यूटी में, यानी इसको यूटी में तो है ही, इसमें शामिल करने का अनुच्छेद 240 के तहत लाने की बात की जा रही है। अनुच्छेद 200, इसका सही आंसर इसलिए हो जाएगा डी।
अनुच्छेद 240 क्या है, तो इसमें कुछ राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, ये सब एक साथ हो गया, और पुडुचेरी है ना, 4 है, 5वां इसको बात की जा रही थी लाने की। क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद 240 के तहत जो यूटी जिसमें शामिल है इनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए अधिकृत किया गया है, ताकि वहां पे शांति और प्रगति और सुशासन का बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो उसी में पौंडीचेरी को भी लाने के प्रावधान है। पौंडीचेरी कह रहा हूं, सॉरी, चंडीगढ़ वर्तमान में पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी है, साथ में ये अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। लेकिन जो इसका अलग से प्रशासक नहीं होता, अलग से राज्यपाल नहीं होता है, जो पंजाब का राज्यपाल होता है वही यहाँ के प्रशासन को देखता है। केंद्र सरकार अपने जो भी काम होते हैं वो पंजाब के राज्यपाल के थ्रू ही कराती है। लेकिन चंडीगढ़ में स्पेशली अगर कोई रूल्स रेगुलेशन बनाना हो तो उसके लिए ही ये 240 के तहत इसको लाने का प्रावधान किया जा रहा था। क्यों न्यूज में था, तो रिसेंटली आप पढ़ेंगे अखबार में आया था कि 121वां संविधान संशोधन विधेयक सरकार पेश करने वाली थी इसी शीतकालीन सत्र में, यानी कि 2025 के शीतकालीन सत्र में। लेकिन अब इसको वापस ले लिया गया है, इस बिल को। तो अब ये बिल पेश नहीं होगा, अब कोई और बिल इस नाम से पेश होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं रखिएगा। इस नाम से बिल बनाया गया था, ड्राफ्ट तैयार हुआ था, सूचना बाहर आई तो ये इसका विरोध हुआ। विरोध के बाद सरकार ने इसको वापस ले लिया गया। ठीक है, यही न्यूज है चंडीगढ़ को 240 के अंतर्गत लाने की। आते हैं आखिरी सवाल 5वें पे। प्रोटेम स्पीकर, जानते हैं प्रोटेम स्पीकर जो अस्थायी अध्यक्ष होता है, इसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं और इन पे विचार करना है कि कौन सा सही है। अध्यक्ष के चुनाव के बाद, अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम अस्थायी होता है, अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है स्वतः पद मुक्त हो जाता है। दूसरा है कि विश्व के कई संसदीय लोकतंत्रों में मौजूद एक पुरानी प्रथा है। तो इस तरह का ऑप्शन है तो समझिए ये तो सही है। अब इसमें यह है कि अध्यक्ष के चुनाव के बाद हम अक्सर सुनते हैं कि प्रोटेम जो स्पीकर होता है वो नॉर्मली नए जो चुने जाते हैं मेंबर्स विधानसभा में या लोकसभा में उनको शपथ दिलाता है। लेकिन क्या अध्यक्ष के चुनाव तक ये रहता है? जी हाँ, रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, यानी कि दोनों सही है इसका कथन का। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर एक तरह से कहें लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में नाम है फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि फिलहाल के लिए, अभी कुछ समय के लिए, अस्थायी संबंध के लिए। और अक्सर जो लोकसभा या विधानसभा का सबसे वरिष्ठ मेंबर होता है, जो नया विधानसभा या लोकसभा चुना जाता है, उसको प्रोटेम स्पीकर एक परंपरा के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 95(1), इसमें प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को स्वतः जो होता है उसको चुनता है, उसी को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। बाकी ये फिर क्या काम करता है, ये नए जितने मेंबर्स आते हैं उनको शपथ दिलाता है। साथ में अध्यक्ष का जब तक चुनाव नहीं होता तब तक अध्यक्षता करता है लोकसभा या विधानसभा का। ठीक है, तो ये होता है। और जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाता है इसका पद खाली हो जाता है। कई बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव एक साथ होता है, तो वहां पे भी वो उसकी अध्यक्षता करता है उस दौर की। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है सिविल सर्विस पीएम एकेडमी। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए चलते हैं, जो हमारा पेट है चलते चलते 10 फैक्ट्स के बारे में। इसमें आज का जो पहला फैक्ट है वो 2 ज्वालामुखी का नाम है, किलाउआ और दूसरा है मौना लुआ। इसमें आपको मैंने हाईलाइट करके बताया है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलाउआ। और आकार में सबसे बड़ा कौन है? मौना लुआ। दोनों कहां पे? हवाई में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, कहां पे? इथोपिया में। उसका नाम था हैली गुबी। 12,000 साल बाद फटा है। किस डेट को? तो 23 नवंबर 2025 को जस्ट ज्वालामुखी का आया, तो मैंने सोचा आपको बता दे। इथोपिया के किस रीजन में? तो अफार रीजन में। यह एक सिल्ड ज्वालामुखी है, इन्हीं की तरह, दोनों की तरह सिल्ड वोल्कानो है, अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा ये चीज। दूसरा फैक्ट, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन है और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक मीठे पानी की झीलें कहां पाई जाती हैं? तो कनाडा में पाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला जियो पार्क 2023 में, इसका न्यूज है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के लम्हेटा गांव में बनाया जा रहा है। जब ये जियो पार्क होगा स्पेशली, है ना, इसके लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से मान्यता भी मिल गई है इसके। अगला फैक्ट है मोनाजाइट सबसे ज्यादा कहां, मोनाजाइट रेट है बेसिकली कहां पे? ये थोरियम का एक स्रोत है। थोरियम कहां पे यूज होता है? परमाणु, जो हम रिएक्टर यूज करते हैं, जो बिजली बनाते हैं परमाणु से, वो परमाणु रिएक्टरों से, वहां पे यूरेनियम के बदले थोरियम का इस्तेमाल होता है और मोनाजाइट रेत में ये पाया जाता है। तो सबसे अधिक कहां मोनाजाइट रेत में पाई जाती है?
तो ये केरल में, केरल के तटों पे, और दूसरा स्थान किसका है तो तमिलनाडु का। ठीक है, अन्य कई भी स्टेट्स हैं जैसे कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ पे भी थोरियम या कहें मोनाजाइट रेत मिलती है। छठा सवाल, छठा फैक्ट, लॉटरी समिति बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कलकत्ता में अंग्रेजों के टाइम पे कलकत्ता में ना पैसे नहीं थे सरकार के पास कि वहां पे शहरी बुनियादी ढांचों का विकास किया जाए, तो एक समिति का गठन किया गया था, लॉटरी समिति नाम है। नाम से ही फेमस है ये कि लॉटरी के जरिए पैसे जुटाने की बात की गई थी। कब गठन हुआ था तो 1870 में। किस काल, ब्रिटिश काल में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो फंडिंग की कमी थी उसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था। आते हैं अगले फैक्ट पे कि वर्ल्ड का सबसे ठंडा जगह, सबसे शीत जगह कौन सा है जो कि आबाद है, जहां पे लोग रहते हैं, तो वो रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में ओमियाकोन नाम है इसका, ओमियाकोन। ये बहुत ही फेट सवाल है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओमियाकोन विश्व का सबसे ठंडा जगह है जहां पे लोग रहते भी हैं। -71.2 डिग्री तापमान इसका चला जाता है सर्दियों में खासकर। भारत का अगला 8वां फैक्ट, भारत का सबसे ऊंचा, हाइट में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पे है तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, बरही पानी, ठीक है, ओडिशा में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बरही पानी, और ये कुंचिकल। आते हैं 9वें फैक्ट पे, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अक्सर आप जो बीच हैं इंडिया के, खासकर आप गोवा का नाम सुने होंगे, तो जितने भी तट होते हैं, बीच होते हैं, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वो आजकल जद्दोजहद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण, इन सब मामलों में उनका ये रहता है कि हम इसका ध्यान रख रहे हैं, इन चीजों पे हम पूरा का पूरा फोकस किए हुए हैं, तो ये अक्सर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करते हैं। तो किससे रिलेटेड है ये, तो तटों यानी बीच से संबंधित स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए। ठीक है, अगला 10वां आखिरी फैक्ट, ग्रेट बैरियर रीफ, नाम सुने होंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। लेकिन अगला सवाल ये है, अगला फैक्ट है कि दूसरी प्रवाल भित्ति कौन सी है जो सबसे बड़ी है, तो उसका नाम है दोस्तों मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम। मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम, इसको ग्रेट मायन रीफ भी कहा जाता है। ग्रेट मायन रीफ कहां पे है, कैरिबियन सागर में है। कौन से देश संबंधित हैं इससे, तो 4 अलग अलग देश है, मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला और होंडुरास। तो ये था आज का 10वां फैक्ट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। कुछ भी सजेशन हो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।